तो सुन रहे हो बच्चों? यस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो ध्यान से देखें, समझे, सीखें और जो नहीं समझ में आए वो बताएं। कल मैं आपको बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है वो सारी बातें बता दिया था, फिर आज एक बार बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। हमने बोला था बच्चों, एक वीक लेंगे, दूसरा स्ट्रॉन्ग लेंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, ये बातें हुई थी अपनी कि वीक में वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वीक वाला पार्ट एक्सेस रिएजेंट होगा। इस केस में क्या होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा रिएक्ट करके, फाइनल सॉल्यूशन में ये बचेगा रिमेनिंग एंड साथ में इसका सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होगा, कैटायन और एनायन होगा। इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और अगर ये वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो जब एक सॉल्यूशन में एसिड बेस पेयर एक साथ एग्जिस्ट करने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है वो सारा बात मैंने कल बताया था। अब आज मैं आपको बता दूं बच्चों, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप हमने बताया था सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। और सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सीधा बात बताए थे कि अगर आप वीक एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं और दोनों इक्वल कंपोनेंट में, मतलब बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, देन इस केस में सिर्फ सॉल्ट रहेगा। सॉल्ट में कैटायन भी स्ट्रांग होगा और एनायन भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए बच्चों ये एक बफर की तरह काम करेगा। और हमने बताया था बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आप कंसंट्रेशन चेंज करो तो उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वॉल्यूम ऐड कर दो तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब कुछ भी करो पीएच में चेंजेस नहीं आएगा। और अगर वी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे तब भी उसके पीएच में चेंजेस नहीं आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको कल समझाया था और आज भी आपको बता रहा हूं। अब इसमें ये बफर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि आप देखिए वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं, 7 है ना। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था कि पीके और पीके दोनों पे ये फॉर्मूला डिपेंडेंट होता है, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो सीधा सीधा कंडीशन क्या आ गया था बच्चों कि पीएच इज इक्वल टू पीके माइनस ऑफ पीके बी डिवाइड बाय 2, है ना। पीके माइनस ऑफ पीके बी और डिवाइड बाय क्या पर 2। यहाँ देखो कहीं भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है क्या, नहीं इन्वॉल्व है। कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो पीएच में चेंज जाएगा क्या, नहीं चेंज जाएगा। और दूसरा बात बच्चों, कंडीशन ये है कि अगर आप बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां बेस प्रेजेंट है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंडीशन का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो सिंपल बफर सॉल्यूशन हो गया जिसके बारे में आपको सारा बात पता है। अब मैं बच्चों बात करने जा रहा हूं अबाउट मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो, सीखो और अप्लाई करो। अब देखना जरा ध्यान से कि मिक्स बफर सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात यहाँ पे ये है, या फिर हेडिंग में लिख लेंगे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब कंडीशन ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करे वीक एसिड और उसके साथ सॉल्ट, है ना, और सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सीधी बात समझ ले कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इसी का कॉन्जुगेट बेस जो स्ट्रॉन्ग है, ये जब एक साथ एग्जिस्ट करेगा इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंडीशन इसमें जरा देखें कि क्या कंडीशन है। कंडीशन जैसे ये है कि CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा CS और मतलब समझ लो फाइनल सॉल्यूशन का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है और CH3COO माइनस प्रेजेंट है। ये किसी के साथ भी सॉल्ट बना सकता है, लाइक Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, कोई भी, है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो देखो ये दोनों जब एक साथ एग्जिस्ट करने लगा तो ये क्या बना लिया बच्चों, बफर सॉल्यूशन। और कौन सा,
एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मेन वीक एसिड अगर रिमेनिंग है, ये हो गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा और एग्जांपल आप देख लें, जैसे आप ये देखें, ठीक है, ये भी आपका एसिड है, वीक एसिड, और साथ में अगर इसका सॉल्ट COO माइनस और Na प्लस, जिसमें आप ये देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, बफर सॉल्यूशन। कौन सा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ये बात है। और आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एसिड कितना बफर सॉल्यूशन बनाएगा तो डिपेंड करेगा उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं। जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसके हिसाब से वो बफर सॉल्यूशन बनाएगा। एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो दो बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो बस कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन। सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि जो आप एसिड ले रखे हैं वीक एसिड, उससे H प्लस को बाहर निकाल दो, H प्लस निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। तो वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं CH3COOH का, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, नंबर वाइज एसिडिक हाइड्रोजन इक्वल टू क्या आपका 1, इसके साथ कौन प्रेजेंट रहेगा, H हटा दो, CH3COO माइनस, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी दिखेगा इसको बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा अगर आप बात करें, इधर देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नंबर वाइज कितने हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, तो एक बार देखो H2S का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HS माइनस, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बनाया क्या आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा HS माइनस भी एक वीक एसिड है और ये H प्लस रिलीज कर दे S-2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या देगा बच्चों आपको, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दे देगा NaHS और यहाँ पे Na2S कुछ भी, तो ध्यान रखना। इसके बाद आपको कंडीशन में इधर बता दूं, कंडीशन ये है कि जैसे अगर H3PO4 का हम बात करें, आपको पता होगा इसका बेसिसिटी 3 होता है, मतलब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या आपका 3। तो कितने टाइप का बफर सॉल्यूशन बनाएगा ये, 3 टाइप का। कैसे, ये देखो H3PO4 के साथ कॉम्बिनेशन में आगे H2PO4 माइनस, है ना, तो वीक एसिड और इसी का कॉन्जुगेट बेस, तो क्या हो गया आपका बफर सॉल्यूशन। दूसरा ये भी एक वीक एसिड है H2PO4 माइनस, ये भी एक H प्लस रिलीज कर देते, क्या हो गया HPO4 माइनस, ये भी हो गया आपका बफर सॉल्यूशन, है ना, ये भी बफर सॉल्यूशन हो गया। और यस, वीक एसिड एक्सेस में तभी तो ये रिमेनिंग है ना, अभी रिएक्शन थोड़ी ना करवा रहे, फाइनल सॉल्यूशन में बता रही है दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे, यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन नहीं बता रहे ना, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये एसिड है और इसके साथ ये कॉन्जुगेट बेस है सॉल्यूशन में, तभी तो बफर सॉल्यूशन हुआ। और एक्सेस में रहेगा तभी तो ये रिमेनिंग होगा ना, अदरवाइज ये बचेगा क्या, नहीं बचेगा। समझ रहे हो बात मेरा, बात समझ रहे हैं आप यार। जैसे अगर मान लीजिए हम एसिड लिए और ये बेस लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये एक्सेस में और ये लिमिटिंग में, तो ये तो खत्म हो गया, फाइनल सॉल्यूशन में ये बचा और इसका कॉन्जुगेट बेस भी आ गया। तो वही मैं कह रहा हूं कि एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो वही तो हम लिख रहे हैं एसिड और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस है सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन। फिर ये वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है सॉल्यूशन में, ये भी क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और मान लो अगर ये है HPO4-2 और इसके साथ में PO4-3 है, तो ये भी क्या हो गया आपका, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके का बफर सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। टोटल 3 टाइप के कॉम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन देखो, बताते जाना आंसर। फर्स्ट है CH3COOH और प्लस NaOH, दोनों 1:1 के रेशियो में। तो दूसरा क्वेश्चन है CH3COOH और NaOH 2:1 के रेशियो में। और थर्ड क्वेश्चन है H2S प्लस NaOH 1:1 के रेशियो में, और यहाँ फॉर्मेशन कर रहा है NaHS का प्लस वाटर, यहाँ पे CH3COONA का प्लस वाटर, और यहाँ पे
तो आपको बताना है इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है 1/2 में, कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं। इन तीनों में कौन सा बफर सॉल्यूशन बनेगा और कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाइए, तो 1:1 के मोलर रेशियो रिप्रेजेंट दिए और ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो गया 0। फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या आपका ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट बफर सॉल्यूशन। सिंपली कौन सा केस जनरेट हो जाएगा, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस वाला केस होगा। यहाँ पे देखो 2:1, तो ये 1 में 1 OH और ये, तो ये रिएक्ट करके 0 और ये बच जाएगा 1 और ये भी 1 बन जाएगा। देखो फाइनल सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो ये दोनों जब एक साथ करेगी क्या होगा आपका बफर सॉल्यूशन। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, देखो H2S और NaOH, ये रिएक्ट करके दोनों क्या आ जाएगा 0। फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ कौन बच रहा है आपका NaHS। तो देखिए ये 0 हो गया, तो फिर ये बफर सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये रहता तभी तो बफर सॉल्यूशन होता, ठीक है। ये बफर सॉल्यूशन तो नहीं बना पाया कि वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस में, इसलिए बफर सॉल्यूशन नहीं। ये भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो और क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है देखिए, ये है आपका H2S और इधर से है आपका NaOH, इधर ये बना रहा है NaHS प्लस वाटर, ये 2:1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2S और प्लस NaOH 2:3 है, NaHS प्लस वाटर बना रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका NaHS प्लस NaOH Na2S प्लस वाटर 2:1, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन। चलिए इन तीनों बताइए कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4, ये 5 और ये 6, इसमें आप बताइए कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है और कौन सा इसमें बफर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिंपली सोचना है और जवाब देना है। सीधा सा जो कंसेप्ट आपको बताया हमने बस उसी को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखो सीधा सीधा सोचेंगे, आपको क्या पढ़ाया गया कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जब एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। देखो ये 2:1 का रेशियो दिए तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 1, तो फाइनल सॉल्यूशन में ये और ये बच रहा है, ये वीक एसिड और ये उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो ये हो गया आपका क्या आपका बफर सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ देखो H2S और NaOH 2:3 और 1:1 के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन में ये बचेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस डिसॉल्व इन वाटर वाला केस हो जाएगा, नॉट अ बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो NaHS और NaOH, तो 1 में 1 रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बचेगा कितना 1 और ये हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। यहाँ से वीक एसिड है आपका HS माइनस और उसका कॉन्जुगेट बेस S-2 एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है फाइनल सॉल्यूशन में। सो ये भी क्या बना लिया बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बस सिंपली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकेंड का क्या बताया, सेकेंड का मैंने बताया कि यह स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका समझ में पड़ता हूं। देखो अब सेम सिमेट्री पे केस चलता है, जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वैसे सिमेट्री पे केस चलता है बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अभी हम आपको बताते हैं, अब हम लोग हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये एक तरीका हमने आपको बता दिया कि कैसे आप चेक करेंगे कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बन रहा है। अगर दोनों रिएक्ट करके 0 हो जाएगा सिर्फ सॉल्ट बचेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। लेकिन अगर वीक वाला रिमेनिंग है और स्ट्रॉन्ग वाला 0 हो गया तो बफर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ बच्चों कि वीक एसिड और प्लस इट्स इट्स कॉन्जुगेट वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस उसी का होना चाहिए, तो ये बन जाएगा बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों ये दो तरीके से सॉल्व होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड
और दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मैं आपको बता दूं बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड JEE मेन और नीट टाइप का है, मतलब डायरेक्ट आपको सब कुछ डाटा दिया रहेगा, और ये इनडायरेक्ट मेथड JEE एडवांस टाइप का है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा JEE एडवांस में ही आता है, कभी कभी एग्जाम में आपको ये इनडायरेक्ट मेथड भी दे देता है, नीट में भी या फिर JEE मेंस में, बट मेनली मेनली ये JEE मेंस और नीट में डायरेक्ट मेथड से ही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड JEE एडवांस के लिए मेनली होता है। अब मैं बता दूं दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, यहाँ पे आपको बना बनाया बफर सॉल्यूशन दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा दिमाग लगा के कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, और अगर बफर सॉल्यूशन बन रहा है तो फाइनली सॉल्यूशन में वीक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, ऐसा आपको प्रॉब्लम में बच्चा लोग दिया रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो पहले बताता हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड है कि जैसे इसमें लिख के दिया बच्चों, ये CH3COOH और प्लस CH3COONA है ना, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका C2। तो अब एक चीज आप देखो कि यहाँ पे ये वीक एसिड है और इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है इसी का, ये क्या बना लिया बच्चों, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बना लिया। ओके, क्या बन गया बच्चों, बफर सॉल्यूशन वीक एसिड के साथ एग्जिस्ट करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बन गया, बफर सॉल्यूशन, जिसमें इसका कंसंट्रेशन क्या है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन क्या है प्रॉब्लम में दिया है, बस नॉर्मली इसके बाद जो फॉर्मूला होगा लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन देखो जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा दिया रहेगा, बी का फर्स्ट है, ऐसे दिया रहेगा वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा लिख के दिया रहेगा। जैसे यहां लिख के दिया CH3COOH जिसका मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1। ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NOH के साथ जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA और प्लस क्या आपका वाटर। अब मेरे बच्चों आप ऐसे देखिए, यहाँ पे 1:1:1:1 का रेशियो है, तो पहले हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल देखो, अगर ये M1V1 है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि मोल ऑफ CH3COH इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू क्या आपका V1, M1V1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या जाएगा M2V2। और चूंकि हम बफर सॉल्यूशन का केस पढ़ रहे हैं तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो मतलब बच्चों M1V1 जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका M2V2। ठीक है, तो 1 में से 1 रिएक्ट करेगा तो M2V2 में से कितना M2V2, तो ये M2V2 में से M2V2 पूरा रिएक्ट कर गया, तो बचा ये कितना 0, और ये कितना बचेगा M1V1 माइनस क्या आपका M2V2, और ये कितना बचेगा बनेगा बच्चों M2V2 के बराबर, क्योंकि आपको बताए थे ना n एज्यूम कर लो, यहाँ पे n का वैल्यू M1V1 या M2V2, तो जो मिनिमम होता है उसी को कंसीडर करते हैं। अब चूंकि मिनिमम M2V2 है तभी तो बफर सॉल्यूशन बन रहा है, अगर ये मिनिमम नहीं होता तो बफर सॉल्यूशन बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये बन गया। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, CH3COOH और साथ में क्या आपका CH3CONA, तो देखो ये भी बन रहा है और मतलब ये रिमेनिंग है और ये बना, ये दोनों अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, कौन सा हो गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक काम है कि इसका कंसंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, मोलरिटी बाय सॉरी मोल बाय वॉल्यूम, इसका मोल कितना है M1V1 माइनस क्या आपका M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान लो C1 इसका C2, तो C1 इज इक्वल टू दिस। अब टोटल वॉल्यूम बच्चों V1 प्लस V2, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड, और इससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। इस तरीके से कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। इसके बाद जो वे होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो दोनों में बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना, सिचुएशन को ध्यान रखना, जो भी कोई दिक्कत जाए तो बताना। चलो बच्चों एक बार रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको मन हो तो रिप्लाई करने का, कि यहाँ तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया।
यहाँ तक जो बातें बताएं समझ में आ गया होगा आपको, बताओ। अब जैसे CH3COOH है और प्लस CH3COONA है, डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से जैसे भी, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसमें से कंसंट्रेशन C1, इसका C2, डायरेक्ट से होगा डायरेक्ट देगा, इनडायरेक्ट होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ देखो ये टूट रहा होगा CH3COOH, क्या होगा CH3COO माइनस और क्या आपका H प्लस, और ये CH3CONA जो है ये डिसोसिएट यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CH3CO माइनस और क्या आपका Na प्लस। देखो अब बात ये मेरे बच्चों कि अगर आप ये देखो अकेला लेते, अगर ये सिंगली एग्जिस्ट करता तो C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना C अल्फा। लेकिन देखिए जब ये दोनों एक साथ एक सॉल्यूशन में है, इसके टूटने से क्या बन रहा होगा CH3CO माइनस, और यहाँ भी एक आयन क्या है CH3CO माइनस, तो ये दोनों आयन क्या हो गया आपका कॉमन, यहाँ का कॉमन आयन हो गया क्या आपका CH3CO माइनस। एंड ड्यू टू कॉमन आयन एक इफेक्ट लगता है, उसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, और वो किसके ऊपर लगेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, तो यहाँ पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन व्हाट बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि मतलब अल्फा का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगा डिक्रीज होगा, समझ रहे हो। मतलब आप C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा नेट दिस प्लस दिस, और इसका कंसंट्रेशन सिर्फ यहीं से जो जनरेट होगा। अब एक बात जान लीजिए कि ये तो एकदम निग्लिजिबल रहेगा ड्यू टू दिस, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो मतलब मेनली मेजरली CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कहां से कंसीडर होगा इस सॉल्ट के वजह से, ठीक है। तो मतलब इस एनायन कंसंट्रेशन देने का काम कौन करेगा, ये सॉल्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले लिख दो इसके लिए Ka इज इक्वल टू क्या आपका CH3CO माइनस और क्या आपका H प्लस, और डिवाइड बाय CH3COOH, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों अगर हम इसको घुमा दें यहां से, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CH3COOH इंटू Ka डिवाइड बाय CH3CO माइनस, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज यहाँ पे आ गया। अब एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में तुमको इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन पुट करना है आफ्टर कॉमन आयन इफेक्ट, आफ्टर कंसीडरिंग कॉमन आयन इफेक्ट। मान लो इसका अल्फा जो है अल्फा के बराबर है C100 C1 इंटू 1 माइनस अल्फा, और C अल्फा C1 अल्फा और ये C1 अल्फा, और ये यहां से टूट रहा है कितना C2, तो नेट इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया C1 अल्फा और प्लस C2। अब चूंकि ये निग्लिजिबल होगा तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा C2। मतलब इसका कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करे, इसके ऊपर, और इसका किसके ऊपर सॉल्ट के ऊपर। तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट का है वही तो किसका हो जा रहा है CH3CO माइनस का, क्योंकि ये टूट रहा है 100%। इसके पोजीशन पे आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब एक बात आप देखो, इसको आपने नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ का अल्फा बहुत निग्लिजिबल है, मतलब ये जो अल्फा बहुत निग्लिजिबल है मतलब लेस देन वेरी लेस कंपेरेबल टू क्या आपका 1, तो 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। इसीलिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंडीशन लिखते हैं प्रॉब्लम में, इसके बदले कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका सॉल्ट, और इसके बदले कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चों आपका एसिड इन फाइनल बफर सॉल्यूशन। बट एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तभी लिख पाएंगे जब ये AB टाइप का सॉल्ट होगा, AB टाइप का, AB टाइप का मतलब ये टूट रहा है तो 1:1 में टूटा। अगर मान लो इस टाइप का होता, इस टाइप का होता, इस टाइप का होता CH3COO माइनस होल ट्वाइस Ca, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टूटेगा तो क्या बनाएगा CH3CO माइनस 2 टाइम्स, अगर ये कंसंट्रेशन C तो ये 0, और ये 0 तो क्या आपका ये 2C। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस टाइप का सॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि मेन यहाँ पे हम एनाइन का कंसंट्रेशन पुट करते हैं। हाँ अच्छा लगता है देखने में फॉर्मूला, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय सॉल्ट या सॉल्ट बाय एसिड जो भी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से पीएच का फॉर्मूला निकालेंगे, माइनस ऑफ लॉग H प्लस लगा दो दोनों साइड, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ऑफ लॉग CH3COOH डिवाइड बाय CH3CO माइनस और इनटू क्या आपका Ka। अब यह लगा दो log A माइनस log B वाला कंडीशन,
यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग का बदले क्या हो जाएगा आपका पी और फिर एच आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग CH3COOH डिवाइड बाय CH3CO माइनस और प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग के को क्या बोल सकते हैं बच्चों पी के ए है ना पी के ए प्लस नहीं माइनस लॉग ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय CH3CO माइनस इसके बाद आप देखिए इसको रिवर्स अगर कर देंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया पी के प्लस लॉग ऑफ CH3CO माइनस डिवाइड बाय CH3COOH ठीक है तो ये चीज हो गया ये आ गया फॉर्मूला हमारा किस चीज का पीएच का ठीक है समझ गए तो ये कंडीशन है बच्चों इसको हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन के नाम से जानते हैं ठीक है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन अब चूंकि बच्चों हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन इस तरीके का है CH3COOH और प्लस CH3CO माइनस Na प्लस चूंकि ये AB टाइप का सॉल्ट है इसलिए ये टूटेगा तो जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका है उतना ही एनायन का कंसंट्रेशन भी बनेगा इसलिए इसके पोजीशन पे आप सॉल्ट भी लिख सकते हो और इसके पोजीशन पे एसिड लिख सकते हो मतलब कैसे लिखेंगे इसको pH इज इक्वल टू pKa और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड ऐसे लिखते हैं बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन ऑल केसेस का मतलब ऐसा हुआ कि अगर ऐसा लिख दिया ना CH3COOH OH और इसके साथ यहाँ पे ये दिया है CH3COO होल ट्वाइस और आपका Ca+2 ये तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पता रखना पड़ेगा कि ये एनाइन जब टूटेगा ना तो 2 टाइम्स CH3CO माइनस जनरेट करेगा 2 टाइम्स ठीक है ये 2 टाइम्स जनरेट कर रहा है यहाँ जितना था उसका 2 गुना और ये तो ये सॉल्ट कंसंट्रेशन क्यों लिखे कि यहाँ पे ये एनाइन एक्चुअल में है एनाइन का कंसंट्रेशन तो एनाइन के कंसंट्रेशन के बराबर सॉल्ट था इसीलिए सॉल्ट लिख दिया लेकिन हाँ चूंकि ये केस 90% प्रॉब्लम है ऐसे ही आपको मिलेगा लेकिन 10% ही क्वेश्चन पूछता है जेई में और नीट में और 10% में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इसको आप ध्यान रखना इसी की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन जो कि ओनली एप्लीकेबल होता है जब सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन का आप रेशियो निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 10 इसी रेंज पे वैलिड होता है इसके बाहर कहीं वैलिड नहीं होता है ठीक है इसके बाहर कहीं भी ये वैलिड नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों ठीक है तो आपको समझ में आ गया बच्चों गिव मी आंसर प्लीज ये जो बात हम बोले इसके बारे में ये समझ में आया बच्चों एक बार प्लीज बोलो ये वाला कंडीशन जो बताइए ये समझ में आया CH3COH वाला और CH3CO होल ट्वाइस Ca+2 अगर ऐसा देगा तो क्या करिएगा ऐसा देगा तो सिर्फ ये इक्वेशन लिखना और अगर ऐसा दिया मान लो इसका कंसंट्रेशन C है तो ये कितना जनरेट होगा 2C तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 टाइम्स C पुट करेंगे ओके ये बात ध्यान रखना और उसके बाद सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन मिनिमम क्या होना चाहिए 1/10 और मैक्सिमम 1/10 इसी के बीच में कभी भी 1 रेशियो 11 12 आ गया तो नहीं पुट कर सकते नहीं वैलिड होगा ठीक है अभी ये क्वेश्चन लास्ट का रेशियो का है ये हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन है उस साहब ने हेंडरसन साहब ने ये बोला कि ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड होगा जब सॉल्ट बाय एसिड का जो आप रेशियो निकालेंगे वो ग्रेटर देन 1/10 होना चाहिए इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए इसके बाहर ये वर्क नहीं करेगा मिनिमम वैल्यू रेशियो का ये होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ये इसके बीच में कोई वैल्यू होगा इसके बाहर मतलब इस इनइक्वालिटी के बाहर जाके आप इस फॉर्मूले को वैलिड नहीं करा सकते ठीक है मतलब इसके बीच में ये बफर की तरह बिहेव करेगा इसके बाहर बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा समझ रहे हो क्योंकि बार बार ये बोला गया कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है या बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है वो वर्क करता है स्लाइटली एसिड और बेस ऐड करने पे समझ गए इस ये सब कंडीशन और ये सारा कंडीशन ऑब्जर्व किया और ये बताया गया तो ये बात याद रखना ठीक है समझ गए तो ये बात है इसको ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं आगे कंडीशन आप देखिए एक प्रॉब्लम से हम यहाँ पे आपको बताता हूँ जैसे क्वेश्चन बोला कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन बहुत इजी आता है बस अर्थ समझ में आना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर CH3COOH का
के का वैल्यू दिया 10⁻⁵ और 0.2 मोलर दे रखा है यहाँ पे क्या CH3CO माइनस और Na+। खुद देखते हैं यहाँ पे AB टाइप का सॉल्ट है, तो जब AB टाइप का सॉल्ट है जितना कंसंट्रेशन इसका उतना ही सॉल्ट का, इसीलिए सीधा यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा कि pH इज इक्वल टू pKa और प्लस लॉग ऑफ क्या आपका सॉल्ट अपॉन क्या आपका एसिड। ठीक है, समझ गए, ये चीज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लगा दो pK, अगर के का वैल्यू 10⁻⁵ है तो pK कितना हो जाएगा 5 और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और एसिड कितना है 0.1, ये log 2 आ गया। log 2 का वैल्यू कितना बच्चों 5 प्लस 0.3010 कितना आ गया ये 5.3 आ गया पीएच का फॉर्मूला वैल्यू। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख के दिया होता कि कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, ऑफ अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर CH3COONA नहीं CH3COOH और Ka इक्वल टू 10⁻⁵ और CH3CO होल ट्वाइस और यहाँ पे लिख के दिया आपको मान लो Ca+2, इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 इसका भी। तो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, बात यह है कि अभी अगर फॉर्मूला लगाएगा ना pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये फॉर्मूला गलत है, नॉट वैलिड इन दिस केस, बिकॉज एक्चुअल इसका जो बेस है फॉर्मूला को क्या था कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहां पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड, ऐसा। तब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या है CH3CO माइनस, जो टूटेगा तो 2 टाइम्स बनेगा। अगर ये 0.1 तो ये कितना हो गया बच्चों 0.2 हो गया। तो अपने को यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन पुट करना है कॉन्जुगेट बेस का, तो पीके हो गया 5 और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कितना 0.2 और एसिड का 0.1, तो यहाँ से log 2 फिर से कितना आ जाएगा 5.3। क्या बच्चों बात समझ पे आया आपको? बच्चों एक बार रिप्लाई करो प्लीज, बात समझ में आया बच्चों? आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, pH of a solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCOH, 0.1 molar HCOH, K equal to 10⁻⁴ and 50 ml of 0.1 molar CaOH twice। बच्चों अब इसको सॉल्व करके जरा बताओ, आपको मैं मौका देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
बच्चों आंसर आ गया क्या? बच्चों आंसर आ गया? देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं। आप देखो यहाँ पे जाएगा HCOOH, जब रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ तो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, यहां से रिएक्ट करके बनाएगा HCOO होल ट्वाइस और Ca और प्लस H2O। ठीक है, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रेशियो 2:1:1 का है। अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये कितना मोलरिटी कितना दिया इसका 0.1 और वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 200, तो इसका मिलीमोल निकालो 20 आ जाएगा। और ये 50 और ये कितना है 0.1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 मिलीमोल आ जाएगा। ये मिलीमोल 20 मिलीमोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम रखते हैं ये 2n तो ये n और ये कितना बच्चों ये n। अब ये 2n इज इक्वल टू क्या आपका 20 और ये n इज इक्वल टू क्या आपका 5। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10। इन दोनों में n का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे जो मिनिमम होगा। तो देखो n का वैल्यू 5 तो 2 इंटू 5 कितना रिएक्ट करेगा 10, तो 20 में से 10 रिएक्ट करेगा तो कितना बचा बच्चों 10। मतलब इस एसिड का कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल बचा हुआ है और कितना बनेगा 5 के बराबर, तो ये कितना बन गया 5 मिलीमोल। ठीक है, ये निकल गया। ये निकालने के बाद हम यहाँ पहले अलग से लिख देंगे HCOOH और प्लस HCO होल ट्वाइस Ca। इसका है बच्चों 10 और इसका ये आप कितना 5 मिलीमोल, ये कर दिए पहले। इसके बाद देखो टोटल वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा ना HCOOH का, तो 10 डिवाइड बाय 200 ml ये था और मिक्स करने के बाद ये 50 ये, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 250। 1/25 इधर से आ गया और ये 5 डिवाइड बाय 250 है ना, तो ये हो गया बच्चों 1/50 इधर से आ गया ये मोलर। तो दोनों का मोलरिटी निकल गया हमारे पास। अब लगा देंगे फॉर्मूला कि पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। बच्चों लॉग सॉल्ट बाय एसिड मत बोलो, बिकॉज सॉल्ट बाय एसिड इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ 100%। यहां लिखेंगे कि pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय वीक एसिड मतलब एसिड। अब देखो पीके कितना हो जाएगा इसका 10 का पावर -4 है के, तो पीके हो जाएगा 4 और प्लस लॉग ऑफ इस कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कितना हो गया बच्चों 1/50 और डिवाइड बाय 1/25। ये काटेगा तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहां से आ गया 4 प्लस लॉग ऑफ 1/2, तो लिख सकते हैं 4 प्लस log 1 माइनस ऑफ log 2। log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3010। 4 माइनस 0.3 कितना आ गया ये 3.7। पीएच का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पे 3.7। ये चीज है, इसको ध्यान रखना। आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हो उसी को ध्यान रखना, पहले कैसे पढ़े उस चीज से मतलब नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके होने चाहिए आपके पास, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और आपको बता दे, एक ट्रिक और समझ लो कि यहाँ पे चूंकि रेशियो है, तो अगर कंसंट्रेशन आप नहीं निकालना चाहते हैं, यस 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 यस, एक गड़बड़ मैंने कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ 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 हाँ, ये देखो ये 1/50 है इसका, तो डबल यहाँ पुट करेंगे यार। देखो गड़बड़ मैंने कर दिया है ना, क्योंकि ये जितना है उसके 2 गुना देगा ये रिलीज करके, तो यहाँ पे 25 होगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग 1 क्या हो जाएगा 0, तो पीएच क्या हो जाएगा बच्चों इसका, पीएच का वैल्यू 4 हो जाएगा। पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 नॉट 3.7। देखिए कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन पुट करना है, तो यहाँ पे जितना ये कंसंट्रेशन टूटेगा तो 2 टाइम्स देगा। अगर 1/50 तो कितना देगा 2 इंटू 1/50 मतलब 1/25 और इसका भी 1/25, तो 1/25 डिवाइड बाय 1/25 कितना आ गया 1, log 1 0, पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 4। ओके बच्चों क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, एक बात और बता दें हम आपको
कि जब भी यहाँ पे रेशियो हम निकालेंगे कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड के कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन नहीं पुट करके मोल भी अगर पुट कर देंगे ना, कॉन्जुगेट बाय मोल ऑफ एसिड, तब भी सेम आंसर आएगा। बोलो कैसे? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, एंड मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? कैंसिल आउट, तो मोल मोल बच जाता है, वही चीज है। ठीक है, इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना, इसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं बफर रेंज। बफर रेंज, हर एक बफर का रेंज होता है जिसमें वो वर्क करता है। बफर रेंज क्या होता है कि उसका पीएच जो वेरी करेगा, तो मिनिमम कहां तक रहेगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बफर रेंज। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब कंडीशन ये है कि पीएच का फॉर्मूला अपने पास होता है पी के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉल्ट बाय एसिड, शॉर्ट में सॉल्ट बाय एसिड बोलो। ठीक है, अब कंडीशन ये बच्चों कि बफर रेंज में हमको पीएच मिनिमम निकालना पड़ेगा और दूसरा पीएच मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। खुद आप देखिए, पी के प्लस दिस है, अगर इसका मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे सॉल्ट बाय एसिड का, तो पीएच मिनिमम आ जाएगा, और सॉल्ट बाय एसिड का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप पुट कर दे तो ये पीएच क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो अब आप देखो, अगर पीएच मिनिमम का बात करें, सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन मिनिमम हमने क्या बताया था, 1/10 के बराबर, और सॉल्ट बाय एसिड का रेशियो जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर बताया था, 10 के बराबर। दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ लगा दो पीएच मिनिमम इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 1/10। लॉग ऑफ 1/10 का मतलब क्या आपका, -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी के ए -1 इज इक्वल टू पी एच मिनिमम। किसी भी बफर सॉल्यूशन का रेंज निकालना हो ऐसे निकालना, और यहाँ पे अगर आप निकालते हैं पीएच मैक्सिमम, तो कुछ नहीं करना है, सीधा पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट बाय एसिड, अरे यार ये ओवर नहीं हो रहा क्लास, तो यार ये ओवर नहीं हो रहा क्लास फिर से आज, क्या हो गया पता नहीं क्यों, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्लीज बताओ ना। log 10 का वैल्यू 1 है, यहां से आ गया पी के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आपका पीएच मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम रेंज आ गया, पीएच मैक्सिमम जो है पी के प्लस क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये कंडीशन। तो अब यहां देखो जो बफर रेंज है, बफर रेंज वो क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन पी के ए -1 लेस देन इक्वल टू पी के ए प्लस 1, इसी के अंदर में वर्क मतलब बफर रेंज होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए बच्चों? ठीक है, इसके बाद आपको हम बता दे, फॉर अ बेस्ट बफर, फॉर बेस्ट बफर, बेस्ट बफर कब होगा, तो जब आप कितना भी कुछ कर लो बिल्कुल चेंज नहीं हो पीएच। ठीक है, ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस फॉर पीएच चेंज इज मैक्सिमम, है ना, उसको बेस्ट बफर बोलते हैं। इसमें कैसा हो जाएगा बच्चों, मान लो कंसंट्रेशन फार्मूला में इन्वॉल्व ही ना हो तो बेस्ट बफर हो जाएगा। कैसे देखो, अगर सॉल्ट बाय एसिड का जो वैल्यू है ये इक्वल टू मान लो 1 आ जाए, क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग 1, ये क्या होगा 0, यहां से आ गया पीएच इक्वल टू क्या आपका पी के ए, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर बेस्ट बफर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना, समझ के चलना, प्रॉब्लम को कहीं कभी कभी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों, ये सारी चीजें समझ में आ गई तो बोलिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको बफर एक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है।
कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है, यहां तक सारी बातें बता दी। अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अभी तुरंत हम बफर एक्शन पढ़ाएंगे तो वहां सभी में इनका यूज होता है। उसके बाद में सिमेट्री पे चलेगा, जैसे एसिड के लिए हो रहा है वैसे ही सेम बेस के लिए होगा, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों बताओ कोई दिक्कत है, एक बार प्लीज सारे बच्चे बता दीजिए, क्योंकि बफर एक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बफर एक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बच्चों। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना बफर चेक करने में? नहीं नहीं, क्लास तो फिनिश होगा 9:25 में, 9:25 में क्लास ओवर करूंगा। ठीक है, चलो इधर देखो कंडीशन है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको बफर एक्शन। बफर एक्शन, बफर का एक्शन क्या होगा? जैसे हमने कहा था ना कि जब आप स्लाइटली एसिड या बेस ऐड कर देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे, तो पीएच में कोई चेंजेस नहीं होगा, और होगा भी बहुत स्लाइटली चेंज होगा। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों बफर का एक्शन। सबसे पहले आप मान लीजिए कि ऑलरेडी एक आपको बफर सॉल्यूशन सपोज यहां दिया हुआ है, क्योंकि एक ओरिजिनल, ठीक है, बफर सॉल्यूशन है। जैसे यहां पे लिख के दिया है CH3COOH और प्लस दिया हुआ है CH3COONA, तो ये एक आपका बफर सॉल्यूशन है। इसमें इसका कंसंट्रेशन है C1, इसका है C2, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक बफर सॉल्यूशन हो गया। क्यों बफर सॉल्यूशन है? बिकॉज दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज क्या आपका? वीक बेस। सीधा बोलेगा सर पीएच क्या है? पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे R से लिख सकते हैं, सॉल्ट बाय एसिड। ओके, ये कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बता ही दिया था कि बफर में दो कंपोनेंट होता है, एक एसिडिक पार्ट और दूसरा बेसिक पार्ट। दिस इज एसिडिक पार्ट एंड दिस इज व्हाट? बेसिक पार्ट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। और हमने क्या बताया था कि बच्चों बाहर से जब आप एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे तो पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज अगर एसिड डालिएगा उसको बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर आप बेस डालिएगा तो उसके साथ एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। अब जैसे देखो एसिड अगर डाल दिए, ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो उसके साथ रिएक्ट करना, और अगर आपने मान लो बेस डाल दिया तो ये जो एसिड है CH3COH ये उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब जैसे अब इसके इफेक्ट को जरा देखिएगा, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो ये कंटेनर है अपने पास जहां पे बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो CH3COOH जो है ना, ये इक्विलिब्रियम पे होता है CH3COO माइनस के साथ और प्लस H प्लस के साथ। ठीक है, दूसरा कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे CH3COONA भी है जो टूटेगा किसमें? इरिवर्सिबली CH3COO माइनस, और साथ में क्या बच्चों आपका ये टूटेगा Na प्लस में। ठीक है, इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन भी है, इसका कंसंट्रेशन भी है, इसका अपना DOD भी हो, जो भी होगा सब कुछ होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो मान लो अगर आप एसिड ऐड करोगे, अगर आप एसिड ऐड करोगे, सपोज आपने एसिड क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो एसिड क्या प्रोवाइड करेगा जाके यहाँ पे H प्लस। तो जैसे ही H प्लस जनरेट होगा ना, ये जो आप देख रहे हो CO माइनस, वो इस H प्लस को होल्ड करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3COOH में। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, ये CH3COH आपका क्या है? वीक एसिड। तो ये तो सीधा ये कोई भी एसिड था स्ट्रॉन्ग टाइप का जो इसको H प्लस दिया, H प्लस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया वीक एसिड में, इसका DOD वेरी लेस कंपेरेबल टू 1 ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये H प्लस जितना जनरेट कर सकता था, ठीक है, पीएच उतना अब नहीं कर सकता क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका वीक एसिड में। और मान लो बच्चों अगर आपने बेस ऐड किया, बेस, ठीक है, तो बेस जो है वो क्या देता है बच्चों? OH माइनस। ये OH माइनस इस H प्लस को लेके भाग जाएगा, वाटर बनेगा, क्योंकि अगर कोई बेस बाहर से डालेंगे तो OH माइनस देगा, और ये पहले से यहां बैठा है H प्लस। ठीक है, अभी H प्लस का सोर्स क्या है? कौन? ये एसिटिक एसिड।
जितना चाहिए उतना रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, H प्लस देता जाएगा, OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज करके ये वाटर बनता जाएगा। तो जो बेस बाहर से आया उसका इफेक्ट यहाँ पे दिख नहीं पाया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एसिडिक वाला भी कंपोनेंट होता है और बेसिक वाला भी कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर आपने एसिड बाहर से डालेंगे तो बेसिक कंपोनेंट उसको न्यूट्रलाइज करेगा, अगर आप बेस वाला डालेंगे तो जो एसिडिक कंपोनेंट है वो इसको रिप्लाई करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बफर एक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग बफर एक्शन। ठीक है, बोलो बच्चों, बच्चों बोलो, बोलो, समझ में आया बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज, रिप्लाई करते जाइए जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बफर का एक्शन हो गया। अब देखिए आगे इसके प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको हमने बताया था, आप याद करो, अगर आपको याद होगा तो मैंने कराया था एक प्रॉब्लम जब बफर सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था कि सिर्फ 0.365 ग्राम HCl हमने ऐड किया था 1 लीटर वाटर में, और सिर्फ 0.365 ग्राम के वजह से, 1 ग्राम भी नहीं, 0.365 ग्राम की वजह से पीएच में चेंजेस 5 यूनिट का आया था। दूसरा मैंने बताया था कि 0.4 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं, 0.5 भी नहीं, 0.4 ग्राम अगर आप NaOH ऐड करते हैं तब भी पीएच में चेंजेस कितने का आया था बच्चों? 5 का। ठीक है, दोनों केस में चेंजेस पीएच का आया था 5 यूनिट का। तो अब यहाँ आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे जल वाइज बफर है कि जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे तो पीएच में चेंजेस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता वो एग्जैक्ट यहाँ मेजरमेंट अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन आप देखिए जरा। केस वन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड is added in buffer solution। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इन बफर सॉल्यूशन। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कि लेट ए मिलीमोल्स, अपने क्लास में कोई मिली तो नहीं है? मिली नाम की कोई है क्या? लेट ए मिलीमोल ऑफ HCl आर एडेड। ठीक है, लेट ए मिलीमोल ऑफ HCl आर एडेड, ठीक है, इन बफर सॉल्यूशन। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, समझ रहे हैं क्या इफेक्ट होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बच्चों कंडीशन जरा देखते जाइएगा ध्यान से। अब बात यह है कि देखो ये क्या है बच्चों, एसिड है तो H प्लस देने का काम करेगा ये तो। ठीक है, ये क्या देगा बच्चों? H प्लस। ठीक, अभी जो H प्लस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? ये बेस, मतलब कौन? CH3CO माइनस। ठीक है, तो कंडीशन जरा आप देखें। जैसे कंडीशन ये है बच्चों, HCl जो जाएगा किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3COO Na के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? CH3COOH और प्लस क्या आपका NaCl, ये बनाएगा। ये रिएक्शन हमने कैसे लिखा, क्या सबको समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? जैसे आप खुद ही देखो, जैसे कोई एसिड H प्लस है उसका एनाइन भी होगा, तो इस सॉल्ट के CH3CO माइनस के साथ H प्लस मिलकर ये तो एसिड बना लिया, और जो कैटाइन है उस एनाइन के साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा, NaCl जैसे बना ले रहा है। तो ये चीज तो हम यहाँ लिख रहे हैं, HCl CH3CO Na, ये कितना बच्चों? CH3COOH, और ये क्या आपका NaCl। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम भी है, तो अगर आपने A मिलीमोल लिया है और इसमें वॉल्यूम, या मान लो आपने A लिया है, इसमें वॉल्यूम अगर आप डिवाइड कर देंगे ये क्या जाएगा? कंसंट्रेशन। मान लो ये किसके बराबर है? A1 के बराबर।
सपोज, ठीक है। मतलब A1 कंसंट्रेशन किसका है, HCl का। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इसका कंसंट्रेशन है C2 और इसका कंसंट्रेशन क्या है आपका A1, ठीक है। अब देखो कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी, आइदर A1 इज इक्वल टू C2, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी A1 ग्रेटर देन C2 एंड थर्ड पॉसिबिलिटी A1 लेस देन C2, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो जरा बच्चों, तीनों पॉसिबिलिटी मैं आपको समझाता हूं। इफ A1 इज इक्वल टू C2 तो क्या होगा, देखिए अगर A1 C2 के बराबर हुआ तो जितना H प्लस जनरेट होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पे CH3CO माइनस, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा बच्चों, 0। मतलब ऐसा है यहाँ पे कि CH3CO माइनस Na प्लस और प्लस क्या आपका HCl, तो यहां से बन रहा है CH3COOH और प्लस क्या बच्चों आपका ये आपका NaCl। टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कितना C2 और ये कितना A1, ये C2 ये 1 और ये कितना बच्चों C1। उसी कंटेनर में आखिर एसिटिक एसिड पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे भी तो प्रेजेंट है ना, इस कंसंट्रेशन C1 के बराबर तो है ना, वही हम यहाँ लिख दिए। अब टाइम t इक्वल टू t पे देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और 1:1 का रेशियो, इसलिए दोनों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा C1 प्लस क्या बच्चों आपका C1 प्लस C2 लिखो या C1 प्लस A2 लिखो, बात बराबर, C1 प्लस A1 लिखो, बात बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि A1 C2 के बराबर है अभी, तो ये केस आ गया। और फाइनल सॉल्यूशन में ये वाला कितना बन गया आपका A1 के बराबर, तो ये तो भाई बेकार है, इससे कोई लेना देना हमें है नहीं, मेन ये। अब देखो बच्चों फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहा, CH3COOH। तो अब ये नॉट अ बफर सॉल्यूशन, नॉट अ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया और ये नॉर्मल कौन सा केस बन गया, वीक एसिड डिजॉल्व इन वाटर वाला केस जनरेट हो गया। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब पीएच कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली यहाँ पे लगा देंगे CH3CO माइनस, है ना, और साथ में क्या आपका H प्लस, और यहाँ लगा दो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों अल्फा, फिर H प्लस निकाल लेंगे, पीएच निकल जाएगा। तो ये कंडीशन है यहाँ का फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में मेंटेन नहीं रहा, यहाँ पे क्या मेंटेन नहीं रहा, तो बफर सॉल्यूशन मेंटेन नहीं रहा। अब बफर ही डिस्ट्रॉय अगर हो जाएगा तो भाई यहाँ पे फिर हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ बफर सॉल्यूशन बिहेव बफर की तरह नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन है, समझ में आया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। एक बार यस लिख दो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, दूसरा केस पे आगे बढ़ेंगे अगर ये आपको समझ में आ गया तो। सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलो, एक बार बता दो। देखो ये सब पढ़ा के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब बच्चे समझते हैं ना मेरे पढ़ाने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश होता हूँ उसके बाद। चलो बताओ बताओ, समझ में आ गई आप लोगों को, रिप्लाई कर दो बच्चों। रिप्लाई करिए बच्चों, ओ बच्चों, बच्चों सभी का रिप्लाई नहीं आया, जब तक नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये अगर समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। 2-3 बच्चों को रिप्लाई आया, बाकी भी एक बार कर दो रिप्लाई। हम नहीं बढ़ने वाले आगे जब तक नहीं बोलोगे यस सर, यस भी तो लिखो कम से कम। हम बहुत जिद्दी हैं बच्चों, आपके ही जैसे, है ना, तो मैं जिद्दी बहुत हूं, जब तक रिप्लाई नहीं आएगा मैं नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं, लगभग बच्चों का रिप्लाई आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं दूसरा केस बता रहा हूं इसका, सेकेंड केस, इफ C2 लेस देन A1, C2 लेस देन A1, देखो यहां जलवा जरा क्या होगा, C2 लेस देन A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही बात, CH3CO माइनस Na प्लस और HCl, तो यहां से क्या हो जाएगा ये CH3COOH और प्लस NaCl। तो देखे जरा ध्यान से, कंडीशन ये है, और वैसे भी आपको पहले पढ़ाया हो कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ जाता है,
इसका कंसंट्रेशन C2 आ रही है क्या आपका A1, और ये 1:1:1:1 का रेशियो, तो चूंकि बच्चों ये V लेस है इसलिए 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा A1 माइनस C2 के बराबर, और ये कितना जाएगा बच्चों, इनिशियली C1 था, बाद में क्या हो गया C1 प्लस C2। तो अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है HCl और उसके साथ CH3COOH, इसमें से कंसंट्रेशन क्या था C1 प्लस C2 हो गया, और ये कितना है A1 माइनस C2 हो गया। ये अब देखो ये कौन सा केस बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। अब पीएच कैसे निकलेगा, तो याद है ना हम आपको बताए थे कि यहां भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और H प्लस देने का काम फिर कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बफर तो डिस्ट्रॉय हो गया, नॉट बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये वो वाला केस बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन वाटर। अब अगर आपको पीएच निकालना है, हमने कहा था कि मेनली H प्लस देने का काम कौन करेगा बच्चा लोग, H प्लस देने का काम करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। H प्लस देने का काम कौन कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम कर रहा है H प्लस देने का, ठीक है बच्चे लोग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, फिर एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये वाला केस समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया बच्चों, ये वाला केस समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज। ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं है, फाइनली नॉट अ बफर सॉल्यूशन, नॉट अ बफर सॉल्यूशन, इट इज सिंपली केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है बच्चों। अब हम आपको लास्ट केस और थर्ड केस बता रहे हैं जो BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। क्या क्वेश्चन है, बफर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है बफर क्यों नहीं है, बफर क्यों नहीं है भाई, ये तो जीरो ना हो गया, अब बचा हुआ है क्या, क्रिएट करके ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कंपेरेबल टू क्या आपका HCl, KC अब यहाँ पे क्या लिया C2 लेस देन A1, तो ये वाला तो जीरो हो गया, तो फाइनली सॉल्यूशन में HCl बच रहा है और साथ में क्या बच रहा है CH3COH। और बफर सॉल्यूशन कब होता है, जब इसका कॉन्जुगेट बेस साथ में रहता, तो बफर तो डिस्ट्रॉय हो गया ना मेरे भाई, समझ रहे हो, तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप आखिरी केस है BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपके लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं वैसे देखो, अब यहाँ केस देखो क्या है, यहाँ केस है C2 ग्रेटर देन A1। अब देखो बच्चों C2 ग्रेटर देन A1 का केस, अब यहाँ पे क्या है CH3CO माइनस Na प्लस और प्लस यहाँ पे HCl, ये क्या बना रहा है CH3COOH और प्लस क्या आपका, देखो ये हो जाएगा आपका NaCl। अब कंडीशन आप देखिए, ये C2 था, ये A1 और ये 0 0, टाइम टिकल टू 0 पे, टाइम टिकल टू T पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये रिएक्ट करके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस बार ये कम है, और ये कितना बचेगा C2 माइनस क्या आपका A1, और ये कितना बन जाएगा C1 प्लस क्या आपका, क्योंकि ये 0 नहीं था, ये C1 के बराबर था, C1 प्लस क्या आपका A1। तो फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन CH3COH का कितना हो गया C1 प्लस A1, और इसका कितना हो गया C2 माइनस A1, ठीक है। तो सॉल्ट का डिक्रीज हुआ और एसिड का क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हुआ। अब अगर आप निकालते हैं पीएच, तो पीएच का फॉर्मूला अभी क्या लगेगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट C2 माइनस क्या आपका C2 माइनस क्या आपका A1 और डिवाइड बाय C1 प्लस क्या आपका A1। तो अब एक चीज आप देखो बच्चों, जब हमने आपको पढ़ाया था कि अगर बफर सॉल्यूशन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसके पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, अगर वही चीज यहाँ देखो एक्चुअल में था कि पहले आपको मैंने दिखाया था कि वाटर आपने जब लिया था तो 0.365 ग्राम से ही 5 का पीएच चेंज हो गया था, और अगर आपने 0.4 ग्राम NaOH ऐड किया था तब भी चेंज हो गया था कितने का, 5 का। लेकिन अब यहां जरा देखिए, ये इंक्रीज हुआ तो प्लस में गया और डिक्रीज हुआ तो ये माइनस हुआ, लेकिन अभी भी इनका क्या है रेशियो, और सबसे बड़ी बात है रेशियो के बाजू में लॉग लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये रेशियो 10 भी हो गया ना तो log 10 का आउटपुट क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो pKa प्लस तो बहुत ज्यादा का चेंजेस नहीं होगा, स्लाइटली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के बाजू में क्या लगा है बच्चों, लॉग लगा हुआ है, ठीक है ना। और लॉग के हिसाब से वैल्यू तो बहुत कम का चेंज होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये कंडीशन है, समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच में चेंजेस नहीं होगा। और दूसरा बात, अगर वॉल्यूम चेंज करोगे ना तो पीएच तो बिल्कुल ही नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। बढ़ाओगे तो दोनों के लिए बढ़ेगा, कम करोगे तो दोनों के लिए कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा केस हो गया। ठीक है, हटा देता हूं बच्चों इसको। अब हम हटाने के बाद अब आपके लिए हम फिर से लाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस है, a strong base is added in ABS एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें NaOH हम ऐड कर रहे हैं, जो जिसका कंसंट्रेशन है क्या है बच्चों, बी मोलर है, स्मॉल बी मोलर। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन देखना, कंडीशन क्या है, CH3 COOH प्लस NaOH, क्योंकि बेस तो OH माइनस देगा, और आपको बफर एक्शन वाले डायग्राम में ही समझाए थे, जो OH माइनस देगा वो किसके साथ होल्ड करेगा, H प्लस के साथ, और क्या बना लेगा, वाटर। वही चीज है यहाँ पे, CH3CO जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ बना लेगा ये CH3COO Na प्लस माइनस और Na प्लस, और साथ में क्या आपका वाटर। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे तीन केसेस है। केस वन, इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 पे बच्चों ये कितना है, C1, ये आपका B, और ये क्या आपका C2। ठीक है, अब फर्स्ट केस है बच्चों इसमें कि C1 इज इक्वल टू B, देन C1 इज इक्वल टू B, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा बच्चों, C2 प्लस क्या आपका C1। मतलब फाइनल सॉल्यूशन कंटेन CH3CO माइनस और क्या आपका Na प्लस, इसका कंसंट्रेशन क्या है आपका C1 प्लस C2। तो आपको पता होगा ये कौन सा केस बन गया। सो ये क्या आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब ये केस कौन सा हो गया आपका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आप पीएच निकाल लेंगे। बच्चा लोग समझ में आया, बोलो। तो यहाँ पे क्या करना है ये समझ में आ गया आपको। दूसरा केस देखो, इफ बी इज ग्रेटर देन क्या आपका C1, अगर बी ग्रेटर है C1 से, तो सीधा देखो ये वाला 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका B माइनस क्या आपका C1, और ये कितना बन जाएगा C2 प्लस क्या आपका C1। तो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन NaOH, जिसका मोल क्या है B माइनस C1, और CH3CO माइनस Na प्लस, जिसका मोल क्या है C2 प्लस C1। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस डिसॉल्व इन वाटर। ये केस ला के यहाँ पे पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे आखिरी केस का, जो मेरी तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं। थर्ड में अगर हम बात कर दे कि B लेस देन C1, वही चीज है CH3COOH और प्लस NaOH कर देंगे, यहाँ बनेगा CH3COONA और प्लस क्या आपका वाटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अगर बात करें इसका हम, तो ये आपका B, नहीं ये C1 है, ये B और ये क्या आपका C2, तो ये वाला 0 और ये कितना बचेगा C1 माइनस B, और क्या हो गया C2 प्लस B। ये चीज हो गया। अब फिर से फाइनल सॉल्यूशन में ये एसिड एग्जिस्ट कर रहा है और इसका कॉन्जुगेट बेस, तो अभी भी क्या है ये स्टिल मेंटेन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन है। अब अगर यहाँ पे हम निकालते हैं पीएच, तो पीएच हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट कितना है C2 प्लस B, और एसिड कितना है C1 माइनस B। तो फिर से वही चीज देखो, एक तो भाई चेंजेस हुआ तो रेशियो आया, रेशियो आने के बाद लॉग लगा हुआ है। लॉग समझ रहे हो ना, हालत खराब कर देगा वैल्यू बढ़ने में, समझ रहे हो। इसीलिए ये क्या हो गया आपका, ये इक्वल टू pK प्लस दिस। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा का पीएच में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को बच्चों आप सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो सॉल्व कर लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको घर पे सॉल्व करना, और इसका सॉल्यूशन हमें जरा फॉरवर्ड करना मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि टाइम देखता हूँ कितना बचा हुआ है। टाइम ओवर होने वाला है जस्ट, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे और क्लास ओवर आज मैं करूंगा। क्वेश्चन लिख लो बच्चों, सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है कि 12 ग्राम ऑफ CH3COOH, है ना, एंड 16.4 ग्राम ऑफ
CH3CO minus Na plus are dissolved in 1 liter of water. Ka of this is equal to 10 का पावर -5. अब इसमें एक्चुअली हमको ये दिया, ये और ये दोनों है वाटर में डिसॉल्व कर रहे, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बन गया बच्चों, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन में आपको एक्चुअली याद रखना है, वहां पे कंसंट्रेशन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, वेट दिया है, तो वेट में मोलर मास डिवाइड करेंगे, पहले मोल निकल जाएगा दोनों का, और दोनों के लिए वॉल्यूम 1 1 है, तो मोल बाय वॉल्यूम करेंगे, दोनों क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 4 5 पार्ट दिया है। ए में बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बी में बोल रहा है चेंज इन पीएच when 3.65 gram of HCl are added। थर्ड में बोल रहा है सी में बच्चों चेंज इन पीएच 7.3 ग्राम ऑफ HCl एडेड। ठीक है, और डी में बोल रहा है बच्चों चेंज इन पीएच when 10.95 ग्राम ऑफ Cl are added। ई में बोल रहा है बच्चों चेंज इन पीएच when 0.4 ग्राम ऑफ NaOH are added। ठीक है, और लास्ट बच्चों F 0.8 ग्राम ऑफ NaOH added। ठीक है, तो ये सारा केसेस आपको करना है सॉल्व, और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू किस चीज का, चेंज इन पीएच का। अब एक चीज आप देखना बच्चों, ये बोलोगे सर यही क्यों दिए HCl, इसलिए कि आपको पहले बता चुके हैं कि 0.365 ग्राम ऐड करने पे कितने का चेंज आया था पीएच में वाटर में, लेकिन यहाँ देखो उसके उसके 10 टाइम्स ज्यादा ऐड कर रहे हैं, 3.65 ग्राम है ना, यहाँ पे 20 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तब भी देखना पीएच का चेंजेस बहुत निग्लिजिबल होगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अबाउट बेसिक बफर सॉल्यूशन, जो कि एकदम इजी है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। क्यों नहीं है टेंशन, क्योंकि सारा कुछ सिमेट्री पे चलेगा, और एक और मौका मिलेगा आपको सीखने का। ठीक है बच्चों, बच्चों 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 बच्चों, तो अब मैं क्लास करता हूं ओवर। बाय बाय बच्चों, बाय।